हेलो एवरीवन, वेलकम टू री एकेडमी। सो आज हम देखने वाले हैं एमसीक्यू ऑन सोशो रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपके ईपीएफओ एग्ज़ाम के लिए। लास्ट ईयर बात की जाए तो 5 से ज़्यादा क्वेश्चन आए थे इस पर्टिकुलर सेक्शन से, और ये काफ़ी इजी सेक्शन है आपके एग्ज़ाम के लिए। क्वेश्चन जो थे काफ़ी मॉडरेट और इजी लेवल के क्वेश्चन थे, वन लाइनर क्वेश्चन थे, डायरेक्ट फैक्चुअल टाइप के क्वेश्चन पूछे गए थे आपसे। जैसे कि मैंने आपको एनालिसिस वीडियो में बताया है कि इस एग्ज़ाम का पैटर्न पीसीएस एग्ज़ाम से ज़्यादा नहीं है। अगर आपने किसी पीसीएस एग्ज़ाम के क्वेश्चन देखे होंगे तो उसमें जैसे मॉडर्न हिस्ट्री क्वेश्चन रहते हैं, फॉर एग्जांपल बीपीएससी के एग्ज़ाम जैसे क्वेश्चन होते हैं ना, सेम वैसे ही क्वेश्चन आपको यहाँ देखने को मिलते हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके ईपीएफओ एग्ज़ाम के लिए। तो सारे क्वेश्चन ज़रूर से देखना, अच्छे से देखना, क्योंकि 3 से 4 पार्ट आएंगे। टोटल 40 से 50 क्वेश्चन कराने की मैं कोशिश कर रहा हूँ, वो क्वेश्चन जो डायरेक्ट आप एग्जाम में देख सकते हो। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे स्टूडेंट मैसेज कर रहे हैं कि अकाउंट के लिए भी एमसीक्यू सीरीज चलाइए। देखो, मेरा अकाउंट का बैकग्राउंड नहीं है, और इसी चीज़ को मैं ध्यान में रखते हुए मैं ज़रूर लेके आऊँगा एमसीक्यू अकाउंट के ऊपर। 2 से 3 आपको देखने को मिलेंगे वीडियोस, और उन वीडियोस में वैसे क्वेश्चन होंगे जो एग्ज़ाम में आते हैं, फॉर एग्जांपल एरर से, प्रिंसिपल से, ठीक है, टाइप ऑफ अकाउंटिंग से। तो वो सेक्शन जो कोई भी स्टूडेंट जिसका अकाउंट बैकग्राउंड नहीं है, जिसका कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है, वो स्टूडेंट भी उन पर्टिकुलर सेक्शन को अच्छे से समझ सकता है। उन सेक्शन से मैं एमसीक्यू लेकर ज़रूर आऊँगा। अगर अकाउंट के 10 क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो आपको 3 से 4 क्वेश्चन उसी सेक्शन से आने वाले हैं, तो वो आपके क्लियर हो जाएंगे वहाँ से। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हु इन्फ्लुएंस्ड महादेव गोविंद रनाडे टू इस्टेब्लिश प्रार्थना समाज इन बॉम्बे। तो बॉम्बे में जो महादेव रनाडे ने इस्टेब्लिश किया था प्रार्थना समाज, तो एक तो ये पॉइंट आपको याद रखना है, प्रार्थना समाज महादेव गोविंद रनाडे ने इस्टेब्लिश किया था बॉम्बे में। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि किन के इन्फ्लुएंस के कारण उन्होंने ऐसा किया, किस पर्सन ने, किस पर्सनैलिटी ने उन्हें इन्फ्लुएंस किया कि बॉम्बे में वो प्रार्थना समाज नाम का एक आपको इस्टेब्लिशमेंट करे। तो यहाँ पे ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन ए केशव चंद्र सेन, ऑप्शन बी देवेंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन सी राजा राम मोहन राय, या ऑप्शन डी टेक चंद। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये, काफ़ी स्टैंडर्ड क्वेश्चन हुआ ये। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन वो पर्सन थे जिन्होंने इन्फ्लुएंस किया था महादेव गोविंद रनाडे को प्रार्थना समाज इस्टेब्लिश करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे और गोविंद रनाडे जो थे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया था वुमेन के लिए। इसके अलावा बात की जाए तो विडो मैरिज एसोसिएशन 1870 में ये महादेव रनाडे ने इस्टेब्लिश किया था। इसके अलावा सार्वजनिक सभा पूना में, ठीक है, तो इनका जो एरिया था, वर्क एरिया जो था वो मुंबई के आसपास का एरिया था, महाराष्ट्र के रीजन में थे ये। तो पुणे में एक सार्वजनिक सभा नाम से भी इन्होंने इस्टेब्लिश किया था इंस्टीट्यूशन। ठीक है, केशव चंद्र सेन काफ़ी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है। देखो, जितने भी यहाँ पे है ए, बी और सी में, ये तीनों का एक लिंक है। लिंक क्या है? तीनों का लिंक है आत्मीय सभा से और ब्रह्म समाज से। ठीक है, आत्मीय सभा और ब्रह्म समाज से। तो जैसा कि आपको पता है, ब्रह्म समाज जो था वो राजा राम मोहन राय ने फाउंड किया था। इसके बाद जब राजा राम मोहन राय की जो डेथ हो गई थी, डेथ के बाद 1843 में देवेंद्र नाथ टैगोर ने टेक ओवर किया था ब्रह्म समाज को। और जब टेक ओवर किया तो उसके बाद में ब्रह्म समाज का डिवीज़न हो गया था, और डिवीज़न के बाद जो न्यू ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया था उसको लीड किया था केशव चंद्र सेन ने। तो एक रिलेशन है यहाँ पे इन तीनों में, तो आपको ध्यान रखना। केशव चंद्र सेन की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा उन्होंने स्टार्ट किया था ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। इसके अलावा इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, ये क्वेश्चन पूछा गया है बहुत सारे एग्जाम में, तो आपको याद रखना है, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन केशव चंद्र ने इस्टेब्लिश किया था। और क्योंकि ये ब्रह्म समाज में थे, ब्रह्म समाज को लीड कर रहे थे, तो उन्होंने एक ब्रह्म बोधिनी पत्रिका भी इस्टेब्लिश की थी। ब्रह्म बोधिनी पत्रिका भी चलाते थे अपने इस इंस्टीट्यूशन से। ठीक है, इसके अलावा देवेंद्र नाथ टैगोर की बात की जाए तो तत्व बोधिनी सभा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये तत्व बोधिनी सभा इन्होंने चलाया था यहाँ ब्रह्म समाज के छोड़ने के बाद। राजा राम मोहन राय, हम आगे और भी एमसीक्यूज के थ्रू इनको कवर करेंगे। तो ये तीनों पर्सनैलिटी आपको याद रखना है। सेकेंड क्वेश्चन है, धर्म सभा वाज फाउंडेड इन कलकत्ता इन अपोजिशन टू द ब्रह्म समाज ऑफ राजा राम मोहन राय, हु वाज इट्स फाउंडर। तो देखो, ये जो सारे क्वेश्चन है ना, आप अगर स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हो तो उनमें भी आपको मिल जाएंगे। सोशल रिलीजियस चैप्टर ही है, उस चैप्टर में सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। लेकिन लूसेंट अगर देखोगे तो लूसेंट में काफ़ी कंसाइज वे में टेबल बना के ये चीज़ें दी गई है, तो आप वहाँ से डायरेक्ट याद कर लो, क्योंकि फैक्चुअल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं इस टॉपिक से।
तो धर्म सभा कह रहा है कि जो अपोजिशन में था ब्रह्म समाज के, किस पर्सन ने यहाँ पे उसे फाउंड किया था। ऑप्शन ए मधुसूदन दत्त, ऑप्शन बी राम नारायण तारकानाथ, ऑप्शन सी राधा कान देव, या ऑप्शन डी मनमोहन घोष। यहाँ मनमोहन सिंह नहीं है, मनमोहन घोष है। तो यहाँ पे आपको राइट आंसर बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ऑप्शन सी राधाकांत देव। ठीक है, ऑप्शन सी राधाकांत देव। तो राधाकांत देव वो पर्सन थे जिन्होंने स्टैब्लिश किया था धर्म सभा को। ये अपोज करते थे ब्रह्म समाज के फिलॉसफी को। तो जो राजा राममोहन राय की फिलॉसफी थी, ठीक है, एकेश्वरवाद, वुमेन सती प्रथा को अबोलिश करना, तो इन चीज़ों को वो अपोज करते थे राधाकांत देव। इसलिए इनकी काफ़ी निंदा भी होती है। लेकिन अगर बात की जाए ओवरऑल, तो ओवरऑल राधाकांत देव भी एक रिफॉर्मर ही थे जो वुमेन की एजुकेशन के लिए काम करते थे। ठीक है, लेकिन ये काफ़ी हद तक अपोज में थे जो सती प्रथा थी, क्योंकि ये मानते थे कि जो ऐतिहासिक चीज़ें हैं, जो रिचुअल्स हैं, जो कस्टम्स हैं, उन्हें वायलेट नहीं करना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए। जबकि राजा राममोहन राय ने क्या बताया था कि हिस्टोरिकल बुक्स से, वेद पुराण से ही बताया था कि कहीं भी ये चीज़ें नहीं लिखी गई है कि सती प्रथा करना जायज़ है या करना चाहिए। तो राजा राममोहन राय ने वेदों का यूज़ करके ही राधाकांत देव के जो मिथ से उनको क्लियर किया था। ठीक है, इसके अलावा बात की जाए तो मधुसूदन दत्त, ठीक है, ये एक पोएट है। राम नारायण तारका रत्न जो है, ये भी एक पोएट और राइटर है बांग्लादेश के। और मनमोहन घोष, ये भी एक रिफॉर्मर थे। और इनके जो ये फाउंडर थे, ठीक है, ये फाउंडर थे इंडियन नेशनल कांग्रेस के। आपको याद रखना है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के वन ऑफ द ओल्डेस्ट जो फाउंडिंग फादर्स थे उनमें एक थे मनमोहन घोष। ठीक, थर्ड क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ ड्रामा नील दर्पण। अब नील दर्पण ड्रामा काफ़ी फेमस है, बहुत सारे जो वनडे एग्जाम होते हैं उनमें आए हुए क्वेश्चन है ये। तो जितने भी क्वेश्चन यहाँ पे मैं करवा रहा हूँ सारे कहीं ना कहीं ये मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने कहीं ना कहीं जो वनडे एग्जाम होते हैं ना उनसे नहीं लिया है। यूपीएससी जैसे एग्जाम जो करवाती है, एनडीए वगैरह, सीडीएस वगैरह, तो उस लेवल के सारे क्वेश्चन उनके एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिल रहे हैं। असल में ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है कि हर वनडे एग्जाम, हर स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम में ये क्वेश्चन आते ही आते हैं। और हमारे ईपीएफओ एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ चुके हैं, 5 से ज़्यादा क्वेश्चन। ठीक है, तो उस चीज़ को ध्यान रखते हुए आपको इस टॉपिक को कवर करना है। तो वो अमंग द फॉलोइंग वाज द ऑथर ऑफ ड्रामा नील दर्पण। तो नील दर्पण जो ड्रामा था उसके ऑथर कौन थे। ऑप्शन ए शरत चंद्र, ऑप्शन बी हरीश चंद्र मुखर्जी, ऑप्शन सी बंकिम चंद्र चटर्जी, या ऑप्शन डी दीन बंधु मित्र। काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी दीन बंधु मित्र। ठीक है, ऑप्शन डी दीन बंधु मित्र। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके अलावा बात की जाए तो यहाँ पे जो शरत चंद्र है वो एक राइटर है। ठीक है, बंगाली, जनरली सारे राइटर यहाँ पे आपको बंगाल के ही मिलेंगे। तो शरत चंद्र जो है एक बंगाली राइटर थे। इनकी जो फेमस बात की जाए कुछ लिटरेरी वर्क जिन पे मूवी भी बन चुकी है, फॉर एग्जांपल देवदास। ठीक है, देवदास, परिणीति, ठीक है, परिणीता। तो ये जो परिणीता और देवदास है ये फेमस बुक है। इसके अलावा और भी बुक्स लिखी है, लेकिन ये 2 फेमस बुक है जो आपको नाम सुनने को मिलता है जनरली मूवीज़ वगैरह में, तो आपको याद रखना है। ठीक है, हरीश चंद्र मुखर्जी, देखो हरीश चंद्र मुखर्जी जो थे ना, वो थे, इनका ना ये इंडिगो रिवॉल्ट में बड़ा अच्छा योगदान था। राइटर थे, एक पब्लिशन चलता था हिंदू पोर्ट्रेट करके। ठीक है, हिंदू पेट्रोइट करके। और हिंदू पोर्ट्रेट जो न्यूज़पेपर था उनमें हरीश चंद्र मुखर्जी लिखा करते थे, अपने आर्टिकल्स पब्लिश किया करते थे। ठीक है, और इंडिगो रिवॉल्ट जो हुआ था उनमें काफ़ी बढ़ चढ़ के ये भाग लेते थे। तो इनके द्वारा किए गए जो उन्होंने जो लिखा था हिंदू पोर्ट्रेट में, जो लिखते थे, उस आर्टिकल वर्क को लेते हुए और इनके जो विचार थे, इनके विचारों को कंपोस्ट करके दीन बंधु मित्र ने क्या बनाया, एक ड्रामा क्रिएट किया नील दर्पण नाम से। अब ये तो इतने फेमस हुए नहीं, और इन पे ड्रामा बना के दीन बंधु मित्र ज़्यादा फेमस है अभी। तो आपको याद रखना है, दीन बंधु मित्र ने जो नील दर्पण बनाया है, जनरली वो किसके जो डॉक्यूमेंट्स है, जो स्टोरी है, उनको कंपोज करके बनाया है, तो हरीश चंद्र मुखर्जी। ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी, इनके बारे में हम जानते हैं, इनके बारे में आने वाले जो क्वेश्चन होंगे उनमें मैं ज़रूर बताऊंगा सारे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फाउंडेड दी आत्मीय सभा। तो गिवन में से किसने आत्मीय सभा को यहाँ पे फाउंड किया है, तो बताना है। ऑप्शन ए है राजा राममोहन राय, ऑप्शन बी देवेंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन सी स्वामी विवेकानंद, या ऑप्शन डी अक्षय कुमार दत्त। अक्षय कुमार दत्त है ये, राजीव भाटिया नहीं।
तो यहाँ पे ऑप्शन आपके सामने है, करेक्ट आंसर इसका है ऑप्शन ए, राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय ने सबसे पहले क्या करा था, ये आत्मीय सभा नाम से एक ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट की थी 1815 में, ठीक है, 1815 में बनाया था ये। बाद में इसी के नामों को चेंज करके एक ब्रह्म समाज बना था, ठीक है, 1928 में, ठीक है, 1928 में ब्रह्म सभा बना था और उसको भी बाद में चेंज करके ब्रह्म समाज बना दिया गया था, ठीक है। ये आपको याद रखना है। देवेंद्रनाथ टैगोर हमने देख लिया, विवेकानंद हम देखेंगे। इन्होंने एक न्यू वेदांता सोसाइटी क्रिएट की थी। और अक्षय कुमार दत्त एक राइटर थे। इन्हें बंगाल रेनेसांस जो होता है, जिसे बोलते हैं नवजागरण के पिता कहा जाता है बंगाल के लिए। और राजा राम मोहन राय को क्या कहते हैं, जो इंडियन रेनेसांस है, जो भारत का जो नवजागरण है, उसके अग्रदूत कहे जाते हैं, उसके पितामह कहे जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा राजा राम मोहन के बारे में एक क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर कि कौन वो पर्सन जो पहली बार सबसे पहले जेल गए थे जर्नलिस्ट के तौर पे, ठीक है, ये क्वेश्चन आया था। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि किसे जर्नलिज्म में भारत के अग्रदूत कहे जाते हैं। तो जर्नलिज्म के फील्ड में राजा राम मोहन राय को ही भारत का अग्रदूत कहा जाता है। तो सबसे पहले आप कह सकते हो कि राजा राम मोहन राय ही वो पर्सन थे जो जर्नलिस्ट थे, जिन्होंने जर्नलिज्म को इंडिया में प्रमोट किया, लाया, ठीक है। तोहफत उल मोहिदीन अट्रैक्ट रिटन बाय राम मोहन राय इज। तो जो तोहफत उल मोहिदीन है, एक बुक जो है लिखी थी इन्होंने। तो ये बुक जो लिखी थी, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है, ये बुक फारसी में लिखी गई है, ये उर्दू में नहीं है, एग्जाम में आ सकता है। ये बुक फारसी में लिखी गई थी। यहाँ पे पूछ रहा है इस बुक का मेन कंटेक्स्ट क्या था, मेन थीम क्या था। ऑप्शन ए, फर्स्ट ट्रैक्ट अगेंस्ट आइडियोलिटी। बी, फर्स्ट ट्रैक्ट अगेंस्ट कुलिनिज्म। ऑप्शन सी, फर्स्ट ट्रैक्ट अगेंस्ट सिस्टम ऑफ सती। ऑप्शन डी, फर्स्ट ट्रैक्ट अगेंस्ट विडो मैरिज, ठीक है। अगर यहाँ पे आप पहली बार राजा राम मोहन राय से जूझ रहे हो तो यहाँ पे आप गलत आंसर मार के आ सकते हो, ऑप्शन सी, सती के लिए। लेकिन ये सती के लिए नहीं था। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, फर्स्ट ट्रैक्ट अगेंस्ट आइडोलेट्री। ये मूर्तिवाद, मूर्ति पूजा और जो हिंदुइज्म के अंदर जो कुप्रथाएं थी, इनको उन्होंने खंडन किया था इस बुक में, ठीक है, तोहफत उल मोहिदीन में। अब ये बुक फारसी में लिखी गई थी। इसे जनरली हम कहते हैं आप गिफ्ट टू मोनोथीज्म इंग्लिश में कहते हैं, और हिंदी में कहते हैं इसे एकेश्वरवाद को उपहार, ठीक है। ये इसके अलग अलग नाम है, अलग अलग लैंग्वेज में। अब स्टोरी भी काफ़ी अच्छी है इस बुक से रिलेटेड। ये बुक में जब उन्होंने फारसी में लिखी, उन्होंने हिंदुइज्म को अटैक किया। हिंदुइज्म को नहीं, हिंदुइज्म में जो कुप्रथाएं थी, ठीक है, सती वगैरह, कास्टिज्म वगैरह, मूर्ति पूजा, तो इन्होंने उसको अटैक किया। अब इन्होंने जब अटैक किया ना, तो ये अंग्रेज़ों को बड़े फेवरेट हो गए। उन्होंने बोला यार ये तो बड़ा अच्छा बंदा है, ये तो हमारा काम आसान कर रहा है, हम यहाँ क्रिश्चियनिटी प्रमोट कर रहे हैं और ये खुद हिंदुइज्म में क्या कर रहा है, कमियां निकाल रहा है। तो अब ये बात ना राजा राम मोहन राय को पता चली। तो राजा राम मोहन राय ने एक और बुक लिख दी। उस बुक का नाम था प्रीफेट्स ऑफ जीसस। इस बुक में उन्होंने ईसाई धर्म में, क्रिश्चियनिटी में क्या कमी है, जीसस ने क्या कहा, क्रिश्चियन क्या कर रहे हैं, ये सारी चीज़ों को, कमियों को निकाल के एक बुक बना दी और उन्होंने वो पब्लिश करना भी काफ़ी मुश्किल हुआ था, तो वो अलग बात है। तो यहाँ पे आपको चीज़ याद रखनी है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 है, हु अमंग द फॉलोइंग हैड सेड गॉड इंटेंडेड मी टू लुक अपॉन ऑल रिलीजन्स विथ वन आई, दैट इज वाई ही टुक अवे द लाइट फ्रॉम द अदर्स, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कि किस पर्सन ने कहा है कि ईश्वर ने मुझे एक आँख से दिखने के लिए बोला, इसलिए उन्होंने मेरी एक आँख क्या की है, छीन ली है। तो काफ़ी फेमस स्टेटमेंट है ये। ऑप्शन आपके सामने, महाराजा दिलीप सिंह, महाराजा शेर सिंह या महाराजा रंजीत सिंह। ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। क्या इसका आंसर होगा, आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, महाराजा रंजीत सिंह। तो महाराजा रंजीत सिंह जिसे पारस पत्थर ऑफ इंडिया कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इनके दरबार में जो भी जाता था, जितना अनाज लेके जाता था उतना सोना तोल के दे देते थे, ठीक है। मतलब इनके दरबार से कोई खाली हाथ नहीं जाता था। तो जिस चीज़ को ये छू लेते थे, कहते हैं ऐसा, वो उस चीज़ को सोना बना देते थे, ठीक है। इसलिए इसे पारस पत्थर ऑफ इंडिया भी कहते हैं। महाराजा रंजीत सिंह बात करें तो सिख एम्पायर के पहले रूलर कह सकते हो आप, ठीक है, जिन्होंने एक किंगडम बनाया। और महाराजा दिलीप सिंह यहाँ पे लास्ट रूलर, ठीक है, लास्ट रूलर है यहाँ पे। तो रंजीत सिंह जी को क्या हुआ था, चेचक हो गया था। तो चेचक के कारण उनकी जो एक आँख थी वो आँख खराब हो गई, और जिस वजह से उन्हें एक आँख
के थ्रू ही देखना पड़ता था, और उनके बाद उन्होंने स्टेटमेंट दी थी कि ईश्वर ने मुझे दुनिया को एक आंख से देखने के लिए बोला है। ठीक है, चलो ये हो गया। अच्छा, चेचक जो हुआ था, आपको बताना चेचक क्या है। वायरस था, वायरस से होता है, बैक्टीरिया से होता है, या प्रोटोजोआ से होता है। एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है ये, इसका आंसर ज़रूर देना कमेंट बॉक्स में। हु अमंग द फॉलोइंग वाज फाउंडेड द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। गिवन में से किसने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को फाउंड किया। ऑप्शन ए है J.A. हिक्की, ऑप्शन बी मैक्स मूलर, ऑप्शन सी विलिंकिंस, ऑप्शन डी विलियम जोन्स। तो इसका राइट आंसर बताना है कि एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के फाउंडर कौन थे। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी विलियम जोन्स। तो विलियम जोन्स वो पर्सन है जिन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल को स्टैब्लिश किया था, फाउंड किया था। अभी जो क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन आप क्लास 8th की एनसीईआरटी में भी देख सकते हो। 8th या 7th की एनसीईआरटी, 7th में तो मिडावल है, 8th में, ठीक है। 8th की एनसीईआरटी में आप देख सकते हो, पहला दूसरा चैप्टर ही है हिस्ट्री का, उसमें बताया गया है कि जो विलियम जोन्स थे, इन्होंने एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की फाउंडेशन किया था, स्टैब्लिश किया था। और ये जो सोसाइटी था ना, ये सोसाइटी बनाया गया था ओरिएंटल रिसर्च के लिए, मतलब जो इंडिजीनियस लैंग्वेजेस हैं, टेक्स्ट है, कल्चर्स हैं, उनको रिसर्च करने के लिए उन्होंने बनाया था एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल। इसके अलावा विलियम जोन्स और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए है कि ये ना एक बार सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। कौन से सुप्रीम कोर्ट के? तो जो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के थ्रू बना था कोलकाता में, जो सुप्रीम कोर्ट बना था, उसके ये चीफ जस्टिस भी रह चुके हैं। इसके अलावा जो एक और फेमस पर्सनैलिटी है यहाँ पे, वो है ऑप्शन ए में जेम्स इक्की। अब जेम्स इक्की जो है, ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बन सकता है आपके एग्जाम में। ये वो पर्सन है जिन्होंने बंगाल गैजेट नाम से न्यूज़पेपर प्रिंट किया था, स्टार्ट किया था प्रिंटिंग प्रेस। अभी जो बंगाल गैजेट है ना, ये इंडिया का और एशिया का पहला न्यूज़पेपर था, इसलिए इसे फादर ऑफ इंडियन न्यूज़पेपर या फादर ऑफ एशियन न्यूज़पेपर भी कहा जाता है हिक्की को। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी है। क्वेश्चन नंबर 8 है, द लीडिंग लाइट ऑफ रेनेसांस मूवमेंट इन इंडिया वाज। तो जो मैंने आपको बताया था, एक डिस्कस कर चुके हैं हम लोग। तो जो लीडिंग लाइट ऑफ रेनेसांस है, उसके जो लीडर है वो किसे कहा जाता है? देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, या ईश्वर चंद्र विद्यासागर, या राजा राम मोहन रॉय। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, इसका आंसर है ऑप्शन डी राजा राम मोहन रॉय। ठीक है, इसके अलावा हमने देवेंद्रनाथ टैगोर देख लिया, केशव चंद्र सेन देख लिया है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर वो पर्सन है जिन्होंने क्या किया है, विडो रीमैरिज एक्ट पास करवाया था। किसके थ्रू पास करवाया था? कौन थे गवर्नर जनरल? लॉर्ड कैनिंग। कब करवाया था? 1857 के विद्रोह से पहले, 1856 को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है, द बंगाली लीडर हु अपोज सोशल रिलीजियस रिफॉर्म एंड सपोर्टेड ऑर्थोडॉक्सी वाज। तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया है, अलग तरीके से यहाँ पे पूछा गया आपसे कि कौन सा वो लीडर था जिसने क्या किया था, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म को अपोज किया था। ठीक है, तो वो कौन से पर्सन है? इसका डायरेक्ट नाम आप देख सकते हो, ऑप्शन ए राधा कांत देव। तो राधा कांत देव ने क्या किया था? धर्म सभा बनाया था। किसके अपोज में? ब्रह्म समाज के अपोज में धर्म सभा बनाया था, और ऑर्थोडॉक्सी फिलॉसफी को प्रमोट करते थे कि हमें नहीं जाना है रिफॉर्म्स के चक्कर में, हमें जो एशियंट जो हमारे कस्टम है, रिलीजन में रूल्स है, उन्हीं पे रहना है। ऑप्शन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 है, राजा राम मोहन राय वॉज गिवन द टाइटल ऑफ राजा बाय। तो राजा राम मोहन राय से पहले ये राजा नहीं थे, ये सिर्फ राम मोहन राय थे। ठीक है, तो ये कहीं के राजा भी नहीं थे, आपको याद रखना है, ये सिर्फ राम मोहन राय थे। और राम मोहन राय जो थे, अच्छा इनकी एक स्टोरी आप पढ़ सकते हो। राम मोहन राय ने जनरली सिर्फ सती प्रथा पे ही क्यों ज़्यादा अटैक किया? वैसे वुमेन के एजुकेशन पर भी करते थे, विडो रीमैरिज को उन्होंने काफ़ी तक छोड़ दिया पीछे। सती प्रथा पर ज़्यादा अटैक क्यों किया? क्योंकि उनकी जो खुद की भाभी थी ना, खुद की भाभी को सती प्रथा का शिकार होना पड़ा था, ये चाह के भी उन्हें बचा नहीं पाए थे, इसलिए उन्होंने बाद में एक रिफॉर्म ही छेड़ दिया, एक रिवॉल्ट ही छेड़ दिया समाज के खिलाफ, और उन्होंने सती प्रथा को बैन करा के ही दम लिया। यहाँ पे राजा राम मोहन राय को जो टाइटल मिला था, वो मिला था ऑप्शन बी अकबर। तो यहाँ पे याद रखना है कि उनके फॉलोवर ने नहीं दिया था, किसी कस्टम और सती के कारण नहीं मिला, या लॉर्ड विलियम बेंटिक ने नहीं दिया। ऑप्शन विलियम बेंटिक इसलिए है क्योंकि राजा राम मोहन ने जो सती प्रथा पास करवाया एक्ट, वो लॉर्ड विलियम बेंटिक के थ्रू ही पास हुआ था। तो अकबर द्वितीय वो पर्सन थे जिन्होंने क्या किया, राजा राम मोहन राय को लंदन भेजा कि जाओ, मेरी जो पेंशन है वो बहुत कम हो गई है, तो पेंशन को बढ़ा के आओ। तो बढ़ाने के लिए जब वो गए तो उन्होंने क्या हुआ, राजा की उपाधि दे दी। भले ही वो बढ़ाने के लिए कि उन्होंने बाद वहाँ जाके बात किस चीज़ की, सती प्रथा को बैन करने की बातें भी की उन्होंने। ठीक है, तो ये थे आज के 10 क्वेश्चन। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्ज़ाम के लिए, और ऐसे ही 3 से 4 पार्ट और आएंगे इसी
सोशल रिलीजियस मूवमेंट पे। इसके बाद अकाउंट के 2-3 पार्ट करवाऊंगा। जनरली मैंने साइंस से क्वेश्चन करवा दिए हैं, लेबर लॉ से बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। इसके बाद आपको इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन भी देखने को मिलेंगे। वैसे क्वेश्चन जिस तरह के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आ चुके हैं उसी टाइप के क्वेश्चन करवाऊंगा। यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन आपको देखने को यहाँ नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। अगर ये लेक्चर अच्छे लग रहे हो तो आप लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। बहुत कुछ आने वाला है इस चैनल पे यूपीएससी बीपीएससी के लिए। इसके बाद जो नया फॉर्म जो वैकेंसी आने वाली है ईपीएफओ के अंदर, ठीक है, उसके लिए भी इस पे और कोर्सेज आने वाले हैं। इस वीडियो की पीडीएफ आप ले सकते हो री एकेडमी के टेलीग्राम चैनल पे। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, ख्याल रखिए। थैंक यू।